Hello everyone, this is the Dr. Daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल का आर्टिकल 3 जो हमारा लास्ट आर्टिकल है। तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ रहे थे उसमें रेडियस। क्लियर है सबको? तो सभी लोगों ने रिवाइज किया अभी तक जितना भी पढ़ाया हुआ है? किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। किसी को कोई भी डाउट है, अगर किसी से कोई PYQ नहीं बना हो, कहीं भी कैसा भी कोई भी छोटा पॉइंट नहीं समझ में आया हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। डाउट है किसी को? वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले 5 मिनट्स रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अपनी रेडियस को कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रॉबेबल मैं कोशिश करूँगी आज रेडियस को कंप्लीट करने की, लेकिन अगर मान लो 1% रेडियस आज नहीं होती है तो कल हमारी रेडियस कंप्लीट हो जाएगी एंड IP स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रेडियस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। IP EN स्मूथली होती जाएगी, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम वो सब चीज़ें रेडियस में पढ़ चुके होते हैं, है ना। जो भी इफ़ेक्ट वगैरह आते हैं वो हम रेडियस में समझ चुके होते हैं, तो आगे हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें धीरे धीरे चलना होता है। क्लियर है? तो फटाफट से 5 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ लिया है, देन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए। मैंने आर्टिकल 3 में सबसे पहले बताया था कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, पीरियोडिसिटी का मतलब मैंने बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं या फिर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो भी चेंजेस हमें देखने मिलते हैं कि रेडियस कम हो रही है, रेडियस बढ़ रही है, IP कम हो रहा है, IP बढ़ रहा है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, तो जो भी हमें चेंजेस देखने मिलते हैं प्रॉपर्टी के, उसको ही हमने क्या बोला था? पीरियोडिसिटी। मैंने उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था कि जब भी हम मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखते हैं। जब भी हम मेटल्स में मान लो फर्स्ट टाइम हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जब नीचे आते हैं हम ग्रुप में तो नंबर ऑफ एटॉमिक शेल जो होती हैं वो बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एटॉमिक साइज या फिर नंबर ऑफ एटॉमिक साइज बढ़ता है ना। सुनो, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्लियर है? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मान लो जिसका साइज बहुत ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उनसे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन कम हो गया तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और अगर उसने इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया इसका मतलब मोर रिएक्टिव। तो मेटल्स में जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं एंड एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्लियर है? लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स में नो डाउट अभी भी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में हम जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखते हैं कि कौन सी नॉन मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगी या जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को रिएक्टिव कर लेगी। तो वहाँ पर हम देखते हैं EN से। EN क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने ही तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर है? तो जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN मैंने कहा अभी याद कर लो, आगे EN हम पढ़ेंगे, क्यों डाउट करते हो। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN क्या हो रहा था? कम हो रहा था। अब जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसका EN सबसे ज़्यादा है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा और अपने आप को रिएक्टिव कर लेगा। क्लियर है? तो इसलिए नॉन मेटल्स में जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज EN कम होती है। क्लियर है? क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। उसके बाद हमने पीरियड में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था। पीरियड में रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब था जब भी हम मान लो मेटल्स में आते हैं। मेटल्स कहाँ रखी गई है? S ब्लॉक में भी, D ब्लॉक में भी एंड F ब्लॉक में टोटली मेटल्स होती हैं, जबकि P ब्लॉक में मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं एंड
मेटलॉइड्स भी होती हैं। क्लियर है? देखो, जब भी हम एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में आगे बढ़ेंगे तो वह नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब मान लो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ही वो रिएक्टिव हो जाएगा, जबकि फोर्थ ग्रुप का मेंबर है वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने पर रिएक्टिव होगा। तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ही रिएक्टिव हो जाएगा। इसलिए जब भी मेटल्स में हम आगे बढ़ते हैं एस ब्लॉक से डी ब्लॉक तक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है, लेकिन 13 से हमारे पास क्या आने लगती हैं? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के आने से वहाँ पर कैसे देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर? इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। तो जब हम पीरियड में जाएंगे तो En बढ़ती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बढ़ता है। किसमें? 13 to 18 ग्रुप में। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? एक टाइप का कैसा फोर्स होता है? ये रिपल्शन, एक टाइप का रिपल करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो अंदर वाले चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड करके रखते हैं आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन से। इसको बोला था स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या बताया था मैंने? जेड इफेक्ट बताया था कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है। अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो रहा था तो वो तो शेल को छोड़कर इन्फिनिटी पे चला जाता, लेकिन अभी भी उस शेल के अंदर आ रही थी स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जेड इफेक्ट के बारे में मैं बता रही थी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं ताकि वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ना हो पाए। इसको हमने बोला था स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जेड इफेक्ट किसको बोला था? जेड इफेक्ट हमने बोला था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करने के बावजूद भी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसको हमने क्या बोला था? जेड इफेक्ट। क्लियर है? सबसे ज़्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, ये ऑर्डर बताया था। चलिए जी, फिर मैंने सिग्मा निकालना बताया था। सिग्मा को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने बताया था कि जो सिग्मा होता है नो डाउट वो ग्रुप में भी बढ़ता है और पीरियड में भी बढ़ता है, लेकिन उसका रीज़न कहाँ जाता था? ग्रुप में जाया। क्यों गया ग्रुप में? बिकॉज सिग्मा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ज़्यादा बढ़ता है। क्लियर है? जबकि जेड इफेक्ट जो होता था वो पीरियड में बढ़ता था, लेकिन ग्रुप में क्या होता था? कॉन्स्टेंट रहता था। क्लियर है सबको? और जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता था उसका जेड इफेक्ट जो होता है वो रहता है कांस्टेंट। क्लियर? देखो, जो जेड इफेक्ट था वो पीरियड में जाने पर बढ़ता था, लेकिन ग्रुप में जाने पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता था। क्लियर है सबको? चलिए जी, उसके बाद हमने रेडियस को पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस को पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस को याद है? उसकी किस बॉन्ड के व्याप पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था? कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन डेर वाल रेडियस। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी रेडियस कौन सी थी? वॉन डेर वाल रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस एंड देन कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है? अब हम पढ़ रहे थे आयनिक रेडियस, जिसमें हम रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन को पढ़ चुके थे। मैंने एक ट्रेंड बताया था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वो न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, मतलब उसका जो साइज है वो कम होता जाएगा। लेकिन किसी का अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो रही है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, मतलब वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना ज़्यादा रेडियस कम होती है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ती है। ये एकदम ट्रिक है जो क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड्स के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। फिर मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया था रेडियस का कि नो डाउट जब हम पीरियड में जाते हैं तो रेडियस क्या होती थी? कम होती थी, लेकिन जो नोबल गैसेस होती है उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट ग्रुप से भी ज़्यादा रेडियस जो होती है वो नोबल गैसेस की होती है। क्लियर है? चलो, अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ रेडियस। कैसे रेडियस की पीरियोडिसिटी को निकालेंगे, कैसे रेडियस कहाँ बढ़ेगी, कहाँ कम होगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला है बाय द नंबर ऑफ शेल। आपको पता है जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर मान लो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, देखो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है? तो नंबर ऑफ शेल जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। जैसे कि फर्स्ट एक ग्रुप का इसमें बोला है, याद है हेलिना की रब से फरियाद ट्रिक याद है? तो जब भी हम फर्स्ट या किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है और रेडियस बढ़ेगी। सेकेंड है जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ लगेगा, फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम एलिमेंट एंड फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा बताओ तो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मैंने किसको बोला था, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब नहीं पता होगा, है ना। तो बच्चों में हर एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से बेसिक जाकर मैं पॉइंट को आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से फोकस के साथ पढ़ो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का नंबर बताया था कि वो एलिमेंट जिसमें मान लो दो कंपाउंड दिए हुए हैं, उस दो एलिमेंट दिए हुए हैं, उनमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसको हमने बोला था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो जो जेड इफेक्ट होता है वो पीरियड में जाने पर क्या होता है, मैंने अभी बताया था क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है। जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगी, बिकॉज जो जेड इफेक्ट होता है वो रेडियस की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड फॉर सेम एलिमेंट मैंने बताया था अगर सेम एलिमेंट दिया है, अगर पीरियड का दिया है तो पीरियड में जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो रेडियस कम होगी। अगर मान लो चार्ज दिया तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगी। एंड थर्ड था फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बता दोगे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी, एंड जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी। देखो बच्चों फॉर सेम पीरियड के लिए हम एग्जांपल करते हैं, ये हमारा सेकेंड पीरियड दिया हुआ है। अब आपको पता है जब भी हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है जिसकी वजह से रेडियस कम होती थी। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, जो नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेस की जो रेडियस होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। क्यों, रीज़न अब आप बताओ मुझे, जल्दी बताओ क्या रीज़न दिया था, ड्यू टू वॉन डेर वाल रेडियस, जिसकी वजह से नोबल गैसेस का साइज सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद आप जाओगे पीरियड में कम होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 18th ग्रुप की, फिर होगी लिथियम की, फिर होगी बेरिलियम की, फिर होगी बोरॉन की, फिर होगी कार्बन की, फिर होगी नाइट्रोजन की, फिर होगी ऑक्सीजन की, एंड देन फ्लोरीन की। क्लियर है? ये आप छुपा लीजिए, पहले ये आप छुपा लो। चलो पहले आंसर नहीं देखोगे, पहले ये बताओ सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, सोडियम किस ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का। पीरियड सेम है, देख लेना, मैंने पीरियड निकालना बताया था, याद रखना है। 12th ग्रुप मैग्नीशियम, सेकेंड ग्रुप का, एंड ये 13th ग्रुप का। अब पीरियड चेक करो, 11 सोडियम है, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, तो इधर आ रहा है 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, थर्ड पीरियड। अब मैग्नीशियम भी 11 to 18 थर्ड पीरियड, एंड 13 भी थर्ड पीरियड। तो मतलब अगर सेम पीरियड आ जाए तो कहाँ से आंसर देंगे, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट पीरियड में जाने पर बढ़ता था तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। आ गया आंसर? क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फॉर सेम एलिमेंट दिया है लेकिन इसमें चार्ज का वेरिएशन है। ये न्यूट्रल सल्फर है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा। जब भी सेम एलिमेंट होगा, अगर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो रेडियस अभी बताया बढ़ेगी। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा S-2 का, देन S- देन सल्फर। क्लियर है? चलिए, एंड थर्ड क्वेश्चन है कैल्शियम, कैल्शियम +2, कैल्शियम +3। अब आप मुझे बताओ सेम एलिमेंट, आंसर कहाँ से जाएगा, फॉर जेड इफेक्ट। जितना ज़्यादा प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी। इसलिए अगर हम कैल्शियम +2 एंड कैल्शियम +3 में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा
कैल्शियम, बिकॉज इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, मतलब उतना ज़्यादा उसकी रेडियस कम हो रही है। एंड कैल्शियम +3 से ज़्यादा साइज किसका होगा? कैल्शियम +2 का। क्लियर है? चलिए अब इधर आते हैं। इधर दिया है पोटेशियम एंड कैल्शियम। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये फॉर सेम पीरियड है, फॉर सेम एलिमेंट है, या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? वेरी गुड, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18, 19 होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 18। अब बता दो कि आप जिस पे प्लस चार्ज ज़्यादा उसकी रेडियस कम, और जितना ज़्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, मतलब साइज बढ़ेगा। तो इसमें प्लस चार्ज है, तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज क्या होगा? कम होगा। बेटा एटॉमिक साइज न्यूट्रल एलिमेंट्स में, न्यूट्रल एटम्स में देखते हैं। अब देखो ये क्या है? फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन देखो ये जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 18 हुआ है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 18 हुआ है। तो देखो मैंने बताया था अगर मान लो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाए तो फिर तो आप बिना सोचे समझे क्या लगाओगे? जेड इफेक्ट। जितना ज़्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगी, एंड जितना ज़्यादा प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी। अब S-2 है और K+ है। अब बताओ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो माइनस चार्ज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रेडियस माइनस चार्ज की तो ज़्यादा होगी, तो रेडियस इसकी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टार लगा देती हूँ। पहले आप लोग मुझे खुद करके बताइए, ऑक्सीजन -2 एंड पोटेशियम प्लस। आंसर तो उसमें लिखा हुआ है, आपको आंसर पे फोकस नहीं करना, आपको मुझे लॉजिक बताना है कैसे उसका आंसर क्या। कभी भी अगर आप क्वेश्चन करते हो पहले कभी भी आंसर मत देखो, पहले उस क्वेश्चन को आप टैकल करो, ठीक है? अगर वो नहीं आता है उसके बाद आंसर पर जाओ, पहले आंसर पर नहीं जाना है। कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं उसके बाद उसको करते हैं, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप उसको करने की कोशिश करो, पूरे ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन को टैकल करो। नहीं आ रहा कोई बात नहीं मैम, हमको नहीं आ रहा, ठीक है? मैं बैठी हूँ ना आप लोगों को समझाने के लिए। देखो अब आपके पास क्वेश्चन दिया है ऑक्सीजन -2 पोटेशियम प्लस। अब ये बताओ ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हैं? इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हो ना सभी लोग, और इसमें है 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन का पीरियड निकालो, 8 ऑक्सीजन तो 1 to 2 3 to 10 सेकेंड पीरियड में आता है, और पोटेशियम 18 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो 1 to 2 3 to 10 11 to 18 थर्ड पीरियड का है। तो ना ही ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और ना ही ये सेम पीरियड का है। क्लियर है? क्योंकि जेड इफेक्ट 3 जगह लगता था, या तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या फिर सेम पीरियड या फिर सेम एलिमेंट। ना तो ये सेम एलिमेंट है, ना ही ये सेम पीरियड में आ रहा है, और ना ही ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसका मतलब इधर जेड इफेक्ट तो नहीं लगेगा। अब इधर क्या लगेगा? देखो ये है सेकेंड पीरियड का, ये है थर्ड पीरियड का, तो इधर क्या लग जाएगा? नंबर ऑफ शेल। जो ऑक्सीजन है इसमें सिर्फ 2 शेल होंगी, जबकि थर्ड ग्रुप में आते आते शेल्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन इधर रखा है मान लो, और पोटेशियम इसके नीचे रखा गया है। तो अब आप बता दो कि जितना नंबर ऑफ शेल किसमें ज़्यादा है? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, नो डाउट उसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगी। तो पोटेशियम के भले ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका नंबर ऑफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो हम तब देखेंगे ना जब 3 केस आएगा। अगर सेम एलिमेंट होता, सेम पीरियड होता है, या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या देखेंगे? नंबर ऑफ शेल। पोटेशियम में नंबर ऑफ शेल सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो जहाँ नंबर ऑफ शेल ज़्यादा वहाँ पर रेडियस बढ़ेगी। क्लियर है? चलिए, इसलिए पोटेशियम का ज़्यादा हो गया है, उसमें स्टार मार्क लगा लेना आप लोग। अब आप मुझे बताओ फटाफट से,
एक F माइनस दिया है, एक कैल्शियम प्लस 2 दिया है। इसका आंसर मैंने जानबूझकर नहीं लिखा था, अब आप लोग बताओगे इसका फटाफट से। जल्दी सॉल्व करो, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल, इसको 30 सेकेंड के अंदर फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी। हो गया? चलिए मैं बताती हूँ। F माइनस एंड कैल्शियम प्लस 2 दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन? 10, कितने? 18, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं लग रहा। F माइनस एंड कैल्शियम प्लस 2 का पीरियड निकाल कर देख लो, सेम पीरियड भी नहीं होगा। एंड क्या बताया था, सेम एलिमेंट भी नहीं है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो अब क्या लगेगा, नंबर ऑफ शेल किसकी ज़्यादा होंगी? कैल्शियम प्लस 2 की। इसका 18 एटॉमिक नंबर है, इसका 10, तो नो डाउट 18 एटॉमिक नंबर की नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से भले ही प्लस चार्ज है लेकिन उसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है। प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, कब देखेंगे? जेड इफेक्ट के अकॉर्डिंग, फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम पीरियड एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, ऑक्सीजन -2 एंड सीजियम प्लस। ऑक्सीजन कितना ऊपर है और सीजियम तो सबसे लास्ट में है, तो मान लो सीजियम में तो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगी। भले ही ऑक्सीजन में -2 है लेकिन इधर ना तो फॉर सेम एलिमेंट है, ना ही सेम पीरियड का है, और ना ही ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। जब जेड इफेक्ट नहीं लगेगा तो क्या देखेंगे? नंबर ऑफ शेल। तो किस में नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है? सीजियम की। अगर जिसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है मतलब उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। अब आता है पोटेशियम और कैल्शियम का। क्या आ गया? फॉर सेम पीरियड। क्या आ गया? फॉर सेम पीरियड, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता था, जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाती थी। तो किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? पोटेशियम की। एक ये क्वेश्चन है आपका, NH3 एंड NF3 में से किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? तो देखो, जो नाइट्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, जब भी नॉन मेटल्स के साथ होता है तो प्लस ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आ जाएगी -3। ऑक्सीजन स्टेट तो निकाल लोगे ना, अगर नहीं भी निकाल पाते हो तो कोई बात नहीं, रेडॉक्स पढ़ेंगे ना आगे, उसमें निकाल लेंगे। एंड NF3 की आएगी +3। अब नाइट्रोजन के अगर देख रहे हैं तो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है तो जेड इफेक्ट लगा तो जिसका माइनस चार्ज आ रहा है उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू रेडियस। अभी हमने सीखा था डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस दो चीज़ों से, अगर या तो जेड इफेक्ट लगाओ या फिर नंबर ऑफ शेल लगाओ। जेड इफेक्ट कहाँ लग रहा था? फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम एलिमेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जबकि जो वो था नंबर ऑफ शेल आपको पता है वो तो ग्रुप्स में लगता है। क्लियर है? चलिए अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग टू रेडियस। रेडियस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला है नंबर ऑफ शेल, आपको पता है नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी। सेकेंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट, कहाँ बढ़ता था? ग्रुप में। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो भी रेडियस बढ़ेगी, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड जेड इफेक्ट कहाँ कहाँ लगना बताया था? फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम पीरियड एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए थर्ड फैक्टर हमने पढ़ लिए तीन, पहला नंबर ऑफ शेल, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड थर्ड जेड इफेक्ट। फोर्थ पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। मैम ये बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता, मैं बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना। देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। किसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर? दो एटम्स के बीच जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं उसी को उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। मान लो ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड तो नहीं बनाता, हाइड्रोजन बनाता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड है।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, बिकॉज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2 एलिमेंट के बीच जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उसी को उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप पूछोगे कैसे, देखो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगी, मान लो ये 3 एलिमेंट है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसमें 2 बॉन्ड आ गए तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और नाइट्रोजन में तो 3 बॉन्ड आ गए तो इसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो मतलब मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है। क्यों है हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड ऑर्डर, बिकॉज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 1 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। और जब भी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड बढ़ रहा है उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो रेडियस कम हो जाएगी, क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो रेडियस भी कम होगी, ठीक है। तो देखो एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है ये, एक दिया है कार्बन सिंगल कार्बन, कार्बन डबल कार्बन एंड थर्ड कार्बन ट्रिपल वन कार्बन। तो अब इसमें ना तो आप जेड इफेक्ट लगा सकते हो ना ही नंबर ऑफ शेल, तो कहाँ से जाएगा आंसर, बॉन्ड ऑर्डर से। कार्बन और 2 एटम के बीच 1 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। कार्बन और कार्बन के बीच 2 बॉन्ड हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। और कार्बन एंड कार्बन के बीच अगर 3 बॉन्ड हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। तो आपको पता है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगी। क्यों कम हो रही है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑर्डर ये आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आप लोग साथ में नोट करते हुए चलते हो ना, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे हो। अगर नहीं चल रहे हो तो फिर कैसे इसको रिकॉल करोगे, कैसे करोगे रिकॉल, बनाते हुए चलना है, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा देती हूँ, मैंने पूरा सॉल्व करके दिया भी है। आपके पास क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन N2H2 एंड N2H4। अब नाइट्रोजन प्रॉपर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या है ट्रिपल बॉन्ड। अगर N2H2 है तो इसकी स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे अभी समझ लो। एंड N2H4 की स्ट्रक्चर ये है। अब देखो इस वाले में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, बिकॉज कितने बॉन्ड है 2। अब इधर हम नाइट्रोजन का देखेंगे तो इधर क्या हो गया 2 बॉन्ड हो गया। बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का नहीं पूछ रहा, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन का पूछ रहा है। तो इधर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 और इधर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो मतलब रेडियस कम होगी। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो आप देखते ही बता दोगे कि O2 के बीच और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया 2। O3 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो ये दिया है ऑक्सीजन, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। बिकॉज ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी का मतलब बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की मैंने ट्रिक बताई थी, मुझे कमेंट में बताओ। तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। तो इसको क्या करो, जब भी हम रेजोनेंस करते हैं तो किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ो और उसको जितनी भी साइड है उस साइड में घुमा दो। तो इसकी 2 साइड ही तो है, एक ये साइड है एक ये साइड है। अब एक बार इधर तो लगा हुआ है, एक और बार इधर लगा दो, देखो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड इन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने बॉन्ड है 1 2 3 बॉन्ड है। एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी है 1 एंड 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3/2।
यही हम CO3 की स्ट्रक्चर ये होती है। अब इस डबल बॉन्ड को लो, इस डबल बॉन्ड को पूरे में घुमा दो, तो इसमें आप देखोगे जो नंबर ऑफ बॉन्ड है इन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड है, उसको पूरा घुमा दिया, कितनी बार घूमेगा, 3 बार, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आ गई, 3 बार, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.33। तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर, मैंने आपको हर तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिया है, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। वेरी गुड। अभी आता है क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्योंकि इसमें ऐसे बॉन्ड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसे बॉन्ड बनता है। क्यों ऐसे बॉन्ड बनता है, अगर मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो आधा घंटा इसी में निकालने में निकल जाएगा। अभी आप समझ लो इसका बॉन्ड ऐसे बनता है, एक एक कहीं से कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा ना, उसका भी आप स्ट्रक्चर बना लोगे, लेकिन वेट करना पड़ेगा, उसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक मतलब ऐसे अपने कंपाउंड देखेंगे नहीं होंगे, उतने कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। अब आपको पता है CO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया, और इसका कितना हो गया, निकाल लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, अभी निकाला 1.33। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी। 4th है O2 के बीच बॉन्ड ऑर्डर पता है आपको 2 आता है, O3 के बीच 3/2 एंड H2O2, क्या नाम था इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक और नाम बताया था, जल्दी बताओ। पर हाइड्रोलिस की स्ट्रक्चर कैसी थी, कैसी स्ट्रक्चर बताई थी, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 2, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, देखो परऑक्साइड लिंकेज पाई जाती है इसमें, इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो इधर सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी। तो हमने 4 फैक्टर पढ़ लिए हैं। पहला पहले हमने पढ़ा था नंबर ऑफ शेयर, दूसरा पढ़ा था Z इफेक्ट, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट, और चौथा हमने पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर। अब आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पर इसका जो भी एक्सेप्शन बनेंगे। तो एक काम करते हैं, आज तक इतना रिकॉल करके आओ, कल इस रेडियस को कंप्लीट करते हैं, जितने भी एक्सेप्शन है रेडियस में कल पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्किप नहीं करने हैं लेक्चर्स को। आई नो ये लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, बट अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें और कोई कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 पेज में मैं आपको पीरियोडिक टेबल ख़त्म करा कर भेज दूँ कि नहीं अब रहने दो, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, उसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा। अगर हम किसी चैप्टर को टाइम दे रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप ये तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे मुझसे पढ़ने के बाद, तब आप खुद बोलोगे कि मैम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पूरी ख़त्म हो गई है, अब हमें आगे के चैप्टर ना कराओ, आप खुद बोलोगे, देखना। लेकिन वही बोलेगा जो लेक्चर्स को, सारे लेक्चर्स को देखेगा बिना स्किप किए हुए। तो लेक्चर्स को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू लेक्चर्स को देखने हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए अपने गोल की तरफ, ओके। तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।